So students, better today we will start the new topic, and this is the last topic of your this chapter, molecular basis of inheritance. Okay, so the topic is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting, very interesting topic. हर कोई सोचता है आखिर ये टेक्निक क्या है. We should know बेटा. ओके हमें पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट हमें इतना तो आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये होता क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ओके हमें पता है ना कि हर इंसान जो होता है अपने आप में थोड़ा सा यूनिक होता है, डिफरेंट होता है. हो सकता है हमारे फिजिकली हम किसी के हूबहू हो या फिर एक दूसरे जैसे नज़र आते हों, पर कुछ तो चीज़ ऐसी होती है जो हमारे भीतर डिफरेंट होती ही होती है. ठीक है, तो उसी को आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इसको किया था? दैट इज एलेक्स जेफरी ने बताया था हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में. ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस किस चीज़ से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है. हम स्किन का इस्तेमाल होता है, बोन का इस्तेमाल होता है, ब्लड का इस्तेमाल होता है, स्पर्म का इस्तेमाल होता है. ओके, हेयर का होता है, हेयर आर यूज्ड, सलाइवा इज़ यूज्ड. ठीक है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा? जिस हिसाब से आजकल कभी अगर कुछ पैटर्नल इश्यूज़ हो जाएं कि ये किसका, भैया इसके पेरेंट्स कौन है, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वहाँ पे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हमारे हेल्पफुल होती है. उसके अलावा क्राइम सीन्स में आजकल तो बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल किया जाता है और अब बहुत ही इजीली इसको बहुत कुछ ही घंटों में हमें इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं. तो मतलब बहुत ही इजीली हम लोग इस चीज़ को आजकल यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये यूज़ जो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. काफ़ी जो ऐसे इश्यूज़ को सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल किया जाता है. तो सबसे पहले तो इसके बारे में बताऊं, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी बेटा कि हम सारे ह्यूमंस का पता है आपको 99.9% जो हमारी बेस के जो सीक्वेंस है ना वो सेम है. आपको पता है जो हम दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग से दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? 0.01% बेटा. ठीक है, 0.1% सिर्फ इतने का अंतर आ जाता है. सिर्फ 0.1% डीएनए है जो प्रोटीन्स को कोड करता है जिसकी वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं. अदरवाइज ज़्यादातर 99.9% जो बेस सीक्वेंसेस है वो हमारे अंदर सेम है. और जो ये सेम बेस सीक्वेंसेस वाला डीएनए है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बल्क डीएनए कहते हैं. ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है. बल्क होता है ज़्यादा, ठीक है ना, तो ज़्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है उसको क्या कहा गया है? बल्क डीएनए. वही जो आपका 0.1% डिफरेंट बता रही हूँ ना मैं इसको, ये क्या है पता है? एक छोटा सा स्ट्रेच है, इसमें डीएनए बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है, सीक्वेंस जो हो रहा है बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं एक दूसरे से ही, जैसे रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं. ठीक है ना, अगेन एंड अगेन वही रिपीटेड सीक्वेंसेस आ रहे हैं. तो ये एक छोटा सा स्ट्रेस है, बहुत लंबा नहीं होता, ये ज़्यादा नहीं होता है, ये बहुत कम होता है, बहुत कम एरिया होता है. आपको अगर एरिया के हिसाब से मैं बताऊं तो ये आपका आ सकता है 10 to 60 बेस पेयर जितना एरिया कवर करेगा ना, उसके भीतर ये चीज़ आ जाती है. ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? मिनी सैटेलाइट कहा जाता है. तो हमारे लिए फायदे वाला कौन सा एरिया है डीएनए का? वो है मिनी सैटेलाइट वाला एरिया, जो कि हमारे रिपीटेटिव सीक्वेंस को, ठीक है ना, बेस पेयर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, रिपीट दिख रहे हैं बेस पेयर के सेक्शंस में, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन दिख रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत इस्तेमाल होता है, वही यूज़फुल है हमारे लिए. ठीक है, उसके अलावा तो सारा का सारा बल्क डीएनए है, सारा का सारा वो नॉन कोडिंग डीएनए कह सकते हैं हम बल्क डीएनए को. ठीक है ना, वो कोई कोड नहीं करता प्रोटीन को, तो वो उसकी पर उसका भी अपना कुछ इंपॉर्टेंस है. ठीक है, रिसर्चेस में बताया जाता है राइबोसोम फॉर्मेशन में उसकी वो ली जाती है, जीन रेगुलेशन में वो हेल्प करते हैं. अब कुछ तो चीज़ होगी, हर खाली पड़ी हुई चीज़ बेकार की नहीं होती, कुछ न कुछ उसका यूज़ होता है. तो 0.1 जो डिफरेंट है वो हमारा सैटेलाइट डीएनए कहलाता है. सैटेलाइट डीएनए कुछ और नहीं, स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं. और यही सैटेलाइट डीएनए या जहाँ पे स्पेसिफिक रीजन्स भी कहा जा सकता है इनको डीएनए का, ये जो स्पेसिफिक रीजन है ना जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, या जहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस दिखाई देते हैं, बार बार रिपीट दिखाई जाता है, इसको हम लोग, ये हमारे डिफरेंसेस को बताता है. ठीक है ना, तो यही फिंगरप्रिंटिंग के दौरान जो है, इसी में सारा का जितना भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है ना जो भी, तो उसमें हम लोग इसी सेक्शन को लेते हैं और यहीं पे जो
डिफरेंसेस हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है, पहचाने जाते हैं। तो हम इन्हीं से पता चलता है कि ये क्या ये मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें मिनी सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमें किससे अलग करना होता है, क्योंकि सारा डीएनए तो साथ में है ना, सारा साथ में, बल्क भी उसी में है, मिनी भी उसी में है। तो हमें इसको अलग कैसे करते हैं, इसको अलग हमें पहले करना किससे होता है, बल्क डीएनए से करना पड़ता है। और उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक हमारे पास है, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। हमने बताया था ना कि डेंसिटी के आधार पे जो हल्का है वो अलग हो जाएगा, जो भारी है वो अलग हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं रेपिटेटिव डीएनए को। किससे सेपरेट करेंगे, बल्क डीएनए के। और ये इजीली आइडेंटिफाइबल है, जब हम इसको टेक्निक से गुजारते हैं ना तो ये पीक्स बनाते हैं बेटा, एक ऐसे बड़ा पीक बनता है, एक छोटा पीक बनता है। ये जो बड़ा पीक है ना ये बल्क डीएनए का बनता है, किसका बनता है, बल्क डीएनए का बनता है। और वहीं पे ये जो छोटा डी है ना ये तुम्हारा सैटेलाइट डीएनए का बनता है, किसका बनता है, सैटेलाइट डीएनए का। ये भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें आता है माइक्रो और एक आता है मिनी सैटेलाइट और एक आता है माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट और छोटा है, 1 to 2 बेस पेयर के करीब करीब जगह घेरेगा। और मिनी सैटेलाइट जो मैं आपको रिपीटेटिव सेक्शन वाला एरिया वाला बता रही हूँ ना, रिपीटेटिव बेस पेयर सीक्वेंसेस जहाँ देखने को मिलते हैं, ये वाला हमारा है मिनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इजीली स्पेस के बेस पे भी इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, हम इसको आउट कर लेंगे बल्क डीएनए से, ठीक है। हमने इसको सेपरेट कर लिया। तो ये पीक से पहचाने जाते हैं, एक बड़ा पीक है और एक छोटा पीक है, ठीक है। तो इन सीक्वेंसेस में बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिक लेवल पे, जीन्स लेवल पे जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं ना, जो अलग अलग होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। वेरिएशंस होती हैं, ठीक है ना, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस एरिया पे बहुत ज्यादा ये रेपिटेटिव सीक्वेंस है, यहाँ पे हमारी क्या देखने को मिलती है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से होगी बेटा, म्यूटेशन की वजह से होगी। कुछ न कुछ चेंज आया होगा ना, सराउंडिंग में चेंज है या किसी और चीज में चेंज है, उसी की वजह से तो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो एलेक ज़ेफरी ने क्या किया, सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह इस्तेमाल किया। अब आपको होगे मैम प्रोब क्या होता है, प्रोब क्या होता है बेटा, प्रोब ना जैसे आपका प्रोब कुछ और नहीं है, प्रोब जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड कहोगे रीजन्स ऑफ डीएनए या फिर आरएनए, यानी कि एक सिंगल लड़ी है और ये जिसके साथ भी जाके मिलेगी ना, ये किसी के साथ जाके मिलेगी तो उसका जो होगा, यहाँ ए है तो ये टी बना लेगी, ठीक है, यहाँ जी है तो ये सी बना लेगी। तो ये इसके साथ चिपक सी जाती है, मान लो या इसके साथ गई तो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी और इसमें जो बेस पेयर है ना, जैसे मैसेंजर आरएनए कर मैं हो रहा था तो ऊपर से बन जाए, तो वैसे ही यहाँ पे ये जाकर के अपना बनाएगी, तो उसको हम प्रोब कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोब क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंसेस ऑफ आरएनए या फिर डीएनए, किसी के भी हो सकते हैं, हम इसको प्रोब की तरह यूज करते हैं, किसको, सैटेलाइट डीएनए को, ठीक है ना। फिर ये जाके अटैच हो जाता है, अभी पूरी टेक्निक में भी और अच्छे से समझाती हूँ। तो प्रोब क्या करेगा, बाइंड करेगा किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है उसी के साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा, ठीक है ना, उसके साथ जाके मिल जाएगा। और हम इसको देखने के लिए फिर ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक होती है। तो एलेक ज़ेफरी ने सैटेलाइट को प्रोब की तरह यूज किया और इसमें बहुत ज्यादा जो है सैटेलाइट डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रही थी। तो इनको क्या कहा गया पता है, ये वेरिएशन वाले रीजन को VNTR कहा गया। क्या कहा गया, VNTR। एग्जाम में इसको एक्सपेंड करने को कहा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VNTR। VNTR का मतलब क्या है, रिपीटेड ये VNTR होते क्या है बेटा, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं ना, उन्हीं को VNTR भी कह सकते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, VNTR। तो एक पर्टिकुलर डीएनए के एक पर्टिकुलर जगह पे जो चीजें बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है ना, वो क्या कहलाएंगे, आपके VNTR कहलाएंगे। अब कहीं पे सेम सीक्वेंस 3 बार रिपीट हो रहा हो सकता है, जैसे क्रोमोसोम है, एक सेम सीक्वेंस 3 बार रिपीट हो सकता है, वहीं पे दूसरे में जाओगे तो 4 बार रिपीट हो रहा है कोई चीज, किसी में जाओ तो 7 बार रिपीट हो रहा है कोई चीज, ठीक है। तो ऐसे माना कि ये है 3 बार रिपीट हो रहा है 3 बना दो, 4 बार रिपीट हो रहा है 4 बना दो, ऐसे भी समझ सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, कितनी बार आपको वो सीक्वेंसेस रिपीट होते नजर आ रहे हैं, वो है आपका VNTR, ठीक है। तो अब हम इसको पूरी टेक्निक को समझते हैं कि कैसे आंखें फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। देखो सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, पहले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है ना, या फिर भैया डीएनए आइसोलेशन की मैं बात करूं, मायना कि कोई क्रिमिनल वो हो गया है, केस हो गया है,
ठीक है ना। तो हमें वहाँ से ब्लड स्पॉट मिल गया या कुछ और मिल गया, तो हमने क्या किया, उसको ले लिया, पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने उसको लिया, जा करके फिर उसमें से क्या किया, उस पर्टिकुलर चीज में से डीएनए को आइसोलेट किया, निकाला, ठीक है ना। निकलता है इनमें से, मैंने बोला ना, ब्लड है, नेल्स हैं, ये है, ये सब चीज़ों से आपको अब कुछ न कुछ तो बेटा छूटा ही रहता है क्राइम सीन में, या फिर कोई भी अपना एविडेंस तो बचा ही रहता है। तो अब डीएनए को पहले हमने आइसोलेट किया, फिर हमने डीएनए को, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कहने का मतलब कि फिर हमने उसको, मैंने बोला ना कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, वो कट करने के काम आता है, डीएनए को कट करने के काम करता है। तो हमने फिर उसको डीएनए को पहले आइसोलेट किया, निकाला, अब पूरा कहाँ डालेंगे, फिर कट किया स्पेसिफिक रीजन में, फिर हम ना उसकी पीसीआर टेक्निक से कॉपी भी बनाते हैं। अब माना कि बहुत छोटा है भैया, सफिशिएंट नहीं है, हमें और चाहिए, तो हम पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अभी आगे बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग इन टर्म्स को पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा हमें कोई चीज चाहिए, हम उसकी बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं। अभी कोरोना के केस में जो डायग्नोस हुआ था बेटा, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था ना, आरटीपीसीआर पढ़ा था ना, पीसीआर। तो क्या होता है, जो हमें कोई भी एक चीज है उसकी बहुत सारी कॉपीज दिखाई देंगी, तो वो हमें फिर इजीली डिटेक्ट हो जाती है, देखने में मिल जाती है। तो वही है पीसीआर, क्या होता है, एक है बहुत सारा, तो न्यूक्लियर जो भी हमारे वो बनते हैं, तो वेपन्स एंड ऑल, ठीक है, उसमें भी पीसीआर टेक्निक होती है यूरेनियम के केस में। तो पीसीआर हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो होता है, फिर उसके बाद पीसीआर टेक्निक करी, उसकी काफी सारी कॉपीज बनाई जा सकती हैं। फिर हमने उसको क्या करेंगे, अब इतना तो हमने कर दिया, ठीक है, डीएनए को हमने आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट करके हमने उसकी बहुत सारी कॉपीज बना दी। कॉपीज बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग एगेरोस का एक जेल लेते हैं, एक मशीन टाइप की होती है, उसमें एगेरोस जेल को डालते हैं, उसमें जब हम ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना बेटा, इन टुकड़ों को छोटे छोटे उसमें कट किया है हमने, ठीक है, तो उन पीसेस को डाल देते हैं। क्या करते हैं उसमें, यहाँ पे कोई वेल जैसी बनी रहती है, वेल्स में डालेंगे। उसके बाद डेंसिटी के आधार पे जो बड़े पीस होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं बेटा, आपके स्टार्टिंग में जमा हो जाते हैं। कहाँ होते हैं, स्टार्टिंग में। और जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो पीछे पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर आराम से इसमें से निकाल देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है। फिर हम इन फ्रेगमेंट्स को, ये जो पीसेस है ना जो हमने आउट करे, इन पीसेस को हम किस में डालते हैं, नाइट्रोसेलुलोज में डालते हैं। किस में डालते हैं, नाइट्रोसेलुलोज में। इसको क्या कहते हैं बेटा, ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। ब्लॉटिंग करने के बाद फिर मैं वीएनटीआर के उसके हिसाब से फिर हाइब्रिड, फिर हम क्या करेंगे, जो भी सीक्वेंस, फिर हम उसको इसके हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से गुजारेंगे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन अब हमने उसमें लेबल किया है, वीएनटीआर प्रोब में हमने लेबलिंग कर रखी है, यानी कि ये प्रोब क्या है, पीसेस जो जाके अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, बताया था ना मैंने, जाएंगे हम उनको भेजेंगे, तो वो क्या करेंगे, इन पीसेस के साथ जाके ऊपर से अटैच हो जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके अटैच हो जाएंगी। जो जिसके हिसाब की होगी वो उसी में पर्टिकुलर में जाके अटैच होगी, ठीक है। तब हमें वो बैंड्स बैंड्स जैसी दिखाई देती, इस टाइप की है। अगर यहाँ से मैंने भेजा है माना तो ये इस टाइप की, अगर इनमें से जो भी सुटेबल है इसकी, जाके इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना देगी। ऐसा बैंड है जो उसकी सुटेबल है वो जाकर के उसको कॉम्प्लीमेंट्री वही होता है ना, अगर एक साइड को ए है तो दूसरी साइड को अपने आप से क्षमता है टी अटैच होगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी खुद ही अच्छे ढंग से जैसे भी फिक्स करके बनानी होती है, जो मैंने आपको समझा चुकी हूँ बेटा, तो वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगी, ठीक है ना, रिपीटेड सीक्वेंसेस के बाद। उसके बाद अब हमने उसको नाइट्रोसेल्यूलोज में भी डाल दिया, ठीक है। अब हमें भैया उनको देखना है, देखने के लिए क्या किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि डीएनए के पीसेस दिखाई देते हैं, डीएनए ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो नजर आने के लिए आपकी यह ऑटो रेडियोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अब माना कि अगर कोई क्राइम सीन में से मिल गया, ठीक है ना, अब इस प्रोसेस को समझते हैं, थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझो कि कैसे हम लोग इसमें हेल्प करते हैं। जैसे माना कि एक ये है, ठीक है ना, अगर एक ये है भैया, हमें क्राइम सीन से मिला, उसका डीएनए जब पूरा चेक बैक करा तो वो इस टाइप से मिल गया है हमें, ठीक है ना, ऐसे 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 करके मिल रहा है ये, ठीक है ना, इस टाइप से मिल रहा है ये इस टाइप से मिल रहा है। अब हमने भैया देखा, अब हर किसी को तो पकड़ के डीएनए का नहीं ले लेंगे ना, उससे सैंपल सस्पेक्टेड पर्संस को ही लेंगे, सस्पेक्टेड पर्संस के देखे, सस्पेक्टेड पर्संस के ले लिए, 2-3 लोग तो होते ही हैं सस्पेक्शन में, जिनके ऊपर सस्पेक्ट किया जाता है, तो अब उनको निकाला, ठीक है ना, उनको देखो, अगर एक का इस टाइप का बन रहा है, ये इसका इस टाइप से बन रहा है, हाँ,
इस टाइप से बन रहा है, तो भैया ये तो मैच नहीं कर रहा। हाँ, एक का माना सेम पहले की तरह बन गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसी से रिपीट जैसा नजर जैसा आ रहा है ना, इसी से नजर जैसा आ रहा है, तो यानी कि ये होगा। तो हम लोग बैंड्स के आधार पे जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस करते हैं ना बेटा, तो ये बैंड्स जैसे नजर आने लगते हैं। क्या नजर आएंगे? बैंड्स जैसे नजर आते हैं, ठीक है ना, मशीन में। तो उससे हम अंदाजा करते हैं कि ये मैच किससे हो रहा है। जितने भी सस्पेक्ट है 10-15 है तो उन्हीं को ले लो, सबका करो, और ये मैच उसी से जाके होगा बेटा जो आदमी का स्पॉट वहां पे मिला है, ठीक है। तो ये एक काफी हद तक सटीक वो देता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें, तो इसीलिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आता बेटा, ये पर्टिकुलर चीज़ें आपके समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। किसने दिया था? लेग्जैफरी ने दिया था। मिनी सैटेलाइट क्या होते हैं? ये आपके किसको यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? तो आपका किसको यूज़ किया जाता है? दैट इज मिनी सैटेलाइट को क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो ही कोड करता है हम प्रोटीन्स के लिए। उसमें रिपीटेटिव सेक्शंस होते हैं, हमें समझने में, हमें किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, ठीक है। अब बल्क डीएनए क्या है? बल्क डीएनए हमारा जो 99.9% जो हम बोल रहे हैं कि जो ऑलमोस्ट सब लोगों में सेम होता है, उसी को हम बल्क डीएनए कहते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें ये पूछा जा सकता है, आपका वीएनटीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत बार देखा गया है वीएनटीआर क्या होता है, एक्सपैंड करो करके, ठीक है। और इसकी पूरी टेक्निक जो है ये आपको पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए। आइसोलेशन ऑफ, अगर आप इन चीज़ों को इस टाइप से भी लिख लेंगे और तो भी समझ लेंगे, या फिर कभी कभी ये डायग्राम्स बना दिए तो आप लोगों को वहाँ पे चूज करना है कि कौन सस्पेक्ट हो सकता है, तो वो चीज़ें कभी वैसे क्वेश्चंस कम आया है, तो ज़्यादातर इसके एक्सपैंड करने के लिए यही क्वेश्चन आते हैं, या कभी कभी शॉर्ट नोट टाइप का भी आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो इस क्वेश्चन को उस लेवल से सोच करके आप लोग अच्छे ढंग से याद किया करिए। और एक पॉलीमॉर्फिज्म में भी पूछा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है? वेरिएशंस है जेनेटिक लेवल, ठीक है ना, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा। सो दिस चैप्टर गेट्स ओवर। अगर आप लोग अपनी उससे कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका चॉइस है कि ये वाला चैप्टर आपको क्लियर किया जाए, so you may simply put a comment, okay, so that I will be able to go with it. Okay beta.